हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लेक्चर्स की, तो अभी तक हमने जो मेडिवल हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं जिनमें कवर किया है 3 डायनेस्टी के बारे में, पाल डायनेस्टी के बारे में, प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। हमने तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में यहाँ अभी तक हमने कवर किया है। 3 एम्पायर्स के बारे में, जो नॉर्दर्न इंडिया में एक जगह होती है कन्नौज। कन्नौज के लिए इन तीनों डायनेस्टी का संघर्ष होता है, जिसको त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब हर्षवर्धन का जब एम्पायर जब डिक्लाइन होता है, उसके बाद में जब कन्नौज को टेक ओवर करने के लिए इन तीनों डायनेस्टीज़ के द्वारा संघर्ष किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती हैं, उसी समय में जो कन्नौज है वो एक कैपिटल के रूप में उभरता है। जैसे बाद में जो दिल्ली के लिए जिस टाइप से संघर्ष देखने को मिलता है, बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में, बहुत सारे राजाओं एक दूसरे से लड़ाई करते हैं बैटल्स के थ्रू, तो हमको जो देखने को मिलता है उसी तरीके से उस समय में कन्नौज के बारे में हमको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पाल डायनेस्टी, जो वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर थी, पाल डायनेस्टी जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर थी, प्रतिहार डायनेस्टी जो वेस्टर्न एरिया के अंदर थी, और सदर्न एरिया के अंदर एक डायनेस्टी होती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टीज़ के द्वारा कन्नौज को टेक ओवर करने के लिए, कन्नौज जो उस टाइम में प्रॉस्पेरस एक एरिया था, उसी को टेक ओवर करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू बैटल की जाती है आपस में तीनों डायनेस्टीज़ के द्वारा। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, तो फ्रेंड्स वो बेसिकली बैटल लड़ना चाहते थे। कभी भी उन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने का नहीं सोचा। उन्होंने जो मैक्सिमम उनका जो एम्पायर जो उन्होंने एक्सटेंड किया, वो किया मालवा और गुजरात के रीजन तक, वहाँ तक उन्होंने एक्सटेंड किया। उसके बाद में ये लोग बेसिकली अगर कोई बैटल जीत भी जाते थे, जीतने के बाद में ये लोग अपने सदर्न इंडिया की तरफ रिटर्न कर जाते थे, सदर्न इंडिया की तरफ वापस चले जाते थे। उसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बार जब ये पाल्स को डिफीट कर देते हैं, उसके बाद में दोबारा से पाल्स वहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे कन्नौज के ऊपर में। और कन्नौज, अगर हम बात करें कन्नौज के लिए जो बेसिक जो फाइट की गई, जो मुख्य रूप से 2 फाइट की गई, वो प्रतिहार और पाल डायनेस्टी के द्वारा की जाती हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर के बारे में देखा, पाल डायनेस्टी के बारे में देखा कि गोपाल नाम का एक किंग होता है, गोपाल नाम का जो किंग होता है, उसके बाद में जो धर्मपाल आता है, कैसे फिर यहाँ पे बुद्धिज़्म को ये प्रमोट करते हैं। बुद्धिज़्म के लिए यहाँ पे इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसको कुमार गुप्त ने इस्टेब्लिश किया था गुप्ता एम्पायर के समय में, उसी जो यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पे रिवाइवल करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि विक्रमशिला नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसको इस्टेब्लिश करेंगे। बुद्धिस्ट जो धर्म है उसके प्रचार के लिए यहाँ पे ये लोग, अगर हम बात करें कि ये लोग जो स्प्रेड करेंगे बुद्धिस्ट जो चैत्यायन विहारा है, उन सबको यहाँ पे ये लोग बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, जैसा जब पाल डायनेस्टी के द्वारा जब इनको कन्नौज की तरफ या नदर्न इंडिया की तरफ उतनी जब सफलता नहीं मिलती है, तो ये अपना जो इनका एक्सपेंडिचर होता है, ये अगर हम बात करें जो इनका अगर किसी राज्यों से अगर लड़ाई लड़ने का इनका जो भी इरादा था या प्लानिंग थी या पॉलिसी थी, उसको ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, जिसमें ये आसाम को जीतेंगे, उड़ीसा को भी जीतेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि नेपाल तक इनका जो एक्सपीडिशियस था, जो इनका अगर इनकी जो पॉलिसी थी, इन्होंने अपने अंडर कर लिया था वहाँ पे अपनी पॉलिसी के थ्रू ये नेपाल के कुछ एरियाज़ को भी। तो ईस्टर्न इंडिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी के रूप में उभरती है पाल डायनेस्टी। अगर हम आसाम की जो ओल्ड नेम की बात करें, तो प्राग ज्योतिषपुर उसका ओल्ड नेम हुआ करता था, वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स हमारे लिए। तो इस टाइप से हमने जिस डायनेस्टी के बारे में देखा था वो पाल डायनेस्टी। अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जो वेस्टर्न इंडिया, इसके अलावा फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जो सुलेमान है, एक ट्रैवलर है, जो अरब मर्चेंट हुआ करते हैं, वो यहाँ पे पाल डायनेस्टी के समय में विजिट करते हैं। अब हम बात करें प्रतिहार डायनेस्टी की, प्रतिहार डायनेस्टी वेस्टर्न इंडिया के अंदर रहा करते थे। इनके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जिनमें भोजा जो हैं, जो सबसे ग्रेट रूलर के रूप में जाने जाते हैं, जिनको आदि वराह भी बोला जाता है। इन्होंने 1 सेंचुरीज तक अपनी कैपिटल है उसको कन्नौज बनाए रखा। इसके अलावा इनको भोजा बोला जाता है, उसके आदि वराह जो बोला जाता है उसके पीछे रीजन है। उज्जैन के अंदर भी एक राजा थे भोजा परमारा, जो परमार डायनेस्टी आएंगी बाद में, आपके बारे में आपको रीड करने को मिलेगा, तो उससे वो बिलोंग किया करते हैं। उससे डिफ्रेंशिएट दिखाने के लिए अपने आप को ये भोजा आदि वराह के रूप में प्रेजेंट किया करते थे। इनके जो मोहर थे, जो सिक्के थे, उनके ऊपर भी आदि वराह से रिलेटेड जो फ़ोटो हैं वो लिखी हुई हैं। इनके यहाँ पे एक फ़ॉरेन ट्रैवलर आते हैं अल मसूदी फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। सुलेमान हैं, वो आते हैं यहाँ पे
जो पाला डायनेस्टी हैं, अल मसूदी हैं, और जो प्रतिहार डायनेस्टी की तरफ आएंगी। यहाँ पे प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि राज सेकरा जो कोर्ट पोइट हैं वो भी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा को अगर हम बात करें अपार भ्रमसा, ये ऐसे बहुत सारी जो कोर्ट पोइट्स हैं जिनकी राज सेकरा की जो इम्पोर्टेंट कुछ लिखी हुई जो रचनाएँ हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अवंती सुंदरी, इस तरीके से जो उन्होंने रचनाएँ हैं उसके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, जिसको मान्यखेट इनकी कैपिटल होती है, और इस जो डायनेस्टी है इसको इस्टेब्लिश करते हैं दंती दुर्गा। ये भी एक सामंत हुआ करते हैं। जैसे जैसे इनका जो अगर चालुक्य डायनेस्टी कमज़ोर होती है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगी। और मान्यखेट की अगर बात करें, जो प्रेजेंट समय में जो सोलापुर का जो रीजन है, जो साउथ ईस्ट जो महाराष्ट्र है, वहाँ पे एक सोलापुर का रीजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो वहीं आसपास एक कैपिटल होती है इनकी मान्यखेट। अगर इनके और राजाओं की बात करें, ध्रुव होते हैं, गोविंद थर्ड होते हैं। इसके अलावा बात करें, अमोघवर्ष नाम के एक राजा हुआ करते हैं। अमोघवर्ष नाम के राजा के बारे में लिखा जाता है कि वो लिखा भी करते थे, उनको लिखने का भी शौक हुआ करता था। कन्नड़ा की एक पोइटिक बुक लिखी थी उन्हें। इसके अलावा अगर हम बात करें अमोघवर्ष की अगर हम बात करें, अमोघवर्ष ने एक जो बुक का रचना की थी, कविराज मार्ग नाम की एक किताब की रचना की थी। अपार भ्रमसा, प्रकृत, संस्कृत के जो पोइट्स हैं वो प्रतिहार राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय हुआ करते थे। इसी समय हमको एक जानकारी और मिलेगी फ्रेंड्स यहाँ पे, कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो टॉलरेंट हुआ करते हैं, दूसरे जो धर्म है उनको प्रोसिक्यूट नहीं करते थे। जैसे अगर हम बात करें प्रतिहार डायनेस्टी की, तो प्रतिहार है जो बेसिकली साउथ वेस्ट राजस्थान में रहते थे, और इन्होंने बेसिकली ये किया था कि ये कंटिन्यू रजिस्ट करेंगे, यहाँ पे जो इस्लाम इन्वेजन है उसको रजिस्ट करेंगे कंटिन्यू। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रकूट्स है वो काफ़ी लिबरल थे, उन्होंने कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया किसी को। इसके अलावा कैवलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पाला डायनेस्टी के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि उनकी जो सेना थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो ये सब अभी तक हमने ओवरव्यू लिया, ये सब हमने जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर की बात करें, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो इनके द्वारा बनाया गया है, जो मोनोलिथिक केव से बना हुआ है। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन तीनों डायनेस्टी में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटिकल आइडियाज़ किस तरीके से हुआ करते थे, ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, रूरल एरिया में जो टैक्स कलेक्शन है उसकी पावर किसकी हुआ करती थी, कौन राजा बनता था, कौन युवराज बनता था, क्या सबसे बड़े बेटे के पास ही अधिकार होता था, क्या महिलाओं ने राज किया था या नहीं किया था, क्या वुमेन्स को पावर थी या नहीं थी। तो इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे रीड करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो इन डायनेस्टीज़ के बारे में है। तो हम यहाँ पे रीड करेंगे पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं इन जो डायनेस्टीज़ के, तीनों डायनेस्टी के ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कैसे हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इन तीनों एम्पायर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली गुप्ता जो डायनेस्टी थी, जो गुप्ता एम्पायर था, उसके समय जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था वो ही यहाँ पे जो मुख्य मेन थीम था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, मुख्य मेन थीम हुआ करता था कि जो गवर्नर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे राज्यों के अंदर में। गवर्नर्स के पास वहाँ वो कुछ ऑटोनोमस गवर्नर्स भी होंगे जो फ्यूडलिज्म को यहाँ ग्रो करेंगे। जैसे हमने गुप्ता एम्पायर के समय देखने को मिलता है, इन फ्यूडलिज्म जो ग्रो होगा इसी के थ्रू हमको जानकारी मिलेगी कि ये जो हर स्टेट के जो गवर्नर हैं इनके पास आर्मी हुआ करती थी। और फिर हमको ये भी जानकारी मिलती है, जब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में रीड किए थे तो हमको ये भी जानकारी मिली थी कि कैसे कैसे जैसे जैसे जो सेंटर की जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर होने लगेगी, ये जो स्टेट वाले जो गवर्नर्स हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो इसी तरीके से हमको काफ़ी जो जानकारी हैं वो गुप्ता डायनेस्टी से मिलती हैं। उसी सेम लाइन पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर में, जो नदर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर था, हर्ष का जो एम्पायर था, हर्षवर्धन जो थानेसर से राज किया करते थे, बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज में शिफ्ट कर ली थी। उनकी जो बहन थी राज्यवर्धन, उनके भाई हुआ करते थे, उनकी डेथ हो जाती है। एक जो बंगाल के एक किंग हैं उनके द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कैसे हर्षवर्धन को यहाँ पे डिफीट करते हैं, पुलकेशिन नाम के किंग होते हैं, चालुक्यन किंग, वो नर्मदा के पास उनको डिफीट करते हैं। तो इन सब के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेन लाइन थी वो
गुप्ता एम्पायर के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसी तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था। हर्ष का जो किंगडम जैसे नॉर्दर्न इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन था, चालुक्याज का जैसे डेक्कन में था, तो उसी तरीके से यहाँ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। सेम लाइन के ऊपर ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाता है। तो मोनार्च होता है वो हाईएस्ट सेंटर ऑफ ऑल अफेयर्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेज का। तो फ्रेंड्स ये हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है कि जो मोनार्च होता है वो सेंटर होता है सभी जो भी अफेयर्स हैं, सभी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी का, और वो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा जो सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको भी बोला जाता है कि कमांडर इन चीफ होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो मोनार्च होता था, जो किंग हुआ करता था, वो कमांडर इन चीफ होता था आर्म्ड फोर्सेस का। वो दरबार के अंदर बैठता था, जस्टिस न्याय किया करता था, लोगों के साथ में जस्टिस को डिस्पेंस करता था। कोर्ट एक सेंटर होता था, पॉलिटिकल अफेयर का ही नहीं, जस्टिस का भी होता था, कल्चरल का भी होता था। कल्चरल का किस तरीके से हुआ करता था फ्रेंड्स? कल्चरल का जैसे बहुत सारे कोर्ट पोइट्स हैं उनको दान दिया जाता था, डोनेट किया जाता था, उनको ज़मीन दी जाती थी, उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट किया जाता था। आप किंग के बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखिए, डायनेस्टी के बारे में लिखिए, डायनेस्टी के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखिए। तो इस तरीके से जो किंग का जो दरबार हुआ करता था वो पॉलिटिकल अफेयर्स का ही है, एक सेंटर नहीं, जस्टिस का नहीं, पॉलिटिकल अफेयर्स का ही नहीं, वो हुआ करता था। एक कल्चरल लाइफ का भी एक सेंटर हुआ करता था, जो कल्चर को प्रमोट किया करते थे इस दरबार के थ्रू में। तो ये फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो किन की लाइंस पे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस्टेब्लिश किया गया था, मोनार्च की जो हाईएस्ट जो पावरफुल है उनके बारे में देखा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उनको बेसिकली जो अगर हम बात करें कि जो दरबार है उसको अलाउ किया जाता था कि आप आइए, स्पेशल ओकेजन्स में, फेस्टिवल के ओकेजन हैं या कोई स्पेशल ओकेजन है, उस समय पे अलाउ किया जाता था वुमेन्स को कि आप आइए दरबार के अंदर देखिए। इसके अलावा बताया जाता है कि जो राष्ट्रकूटा एम्पायर था, अरब जो राइटर्स जो आए थे राष्ट्रकूटा में, उन्होंने बताया कि राष्ट्रकूटा एम्पायर के समय में, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय में जो वुमेन्स हैं वो पर्दा नहीं हुआ करता था, पर्दा प्रथा जो है वो नहीं हुआ करती थी। और आप देखिए फ्रेंड्स 1800 के पास में, अराउंड 1000 ईयर के बाद में, जो राजा राम मोहन राय हैं या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये पर्दा प्रथा, अगर हम बात करें कि जो सती कर दिया जाता था, विडो रीमैरिज नहीं, कितना जो अगर हम बात करें जो महिलाओं के खिलाफ जो कितने गलत कानून बन गए 1000 साल के अंदर में ही। अगर हम टाइम पीरियड देखें, जो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड देखें, और इसके अलावा अगर हम जो राजा राम मोहन राय का जो समय देखें 1828 के अंदर, तो वो ब्रह्म समाज का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो अगर हम उनके बारे में देखें तो आप देखिए कि 1000 साल के अंदर ही कितना चेंजेस आता है, महिलाओं के खिलाफ कितने अत्याचार किए जाते हैं। तो उस सब का जो चेंजेस आता है 1000 साल के अंदर ही किस तरीके से जो कल्चर बदलता है, टेस्ट बदलता है, सोसाइटी का जो लिविंग हैबिट्स हैं वो चेंज होती हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय में काफ़ी लिबरल डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटा, तो जिसने मुस्लिम्स को भी अलाउ किया था, आप यहाँ पे आइए, अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए, ना केवल इस्टेब्लिश कीजिए अपने आप को, आप अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए। इस तरीके से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में अलाउ किया जाता है। और हमको जब हमने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में रीड किया था तो हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे जो नया रिलीजन है उसको अलाउ किया गया कि आप आइए और अपने धर्म को प्रचार कीजिए। इसके अलावा उनके द्वारा उनके जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इस्टेब्लिश करने के लिए अलाउ किया गया। तो काफ़ी लिबरल डायनेस्टी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, अगर हम बात करें। इसके अलावा जो किंग की पोजीशन है उसके बारे में हमने देखा कि किंग की पोजीशन है वो जनरली हेरिडेटरी होती थी। उस टाइम के जो लोग बताया करते थे किंग है जो बेसिकली राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से पोजीशन हुआ करती थी। बट ये कहीं भी फिक्स नहीं था कि जो एल्डेस्ट सन है उसी को यहाँ पे राजा बनाया जाएगा। एल्डेस्ट सन नॉट रिजिडली फिक्स नहीं था। हमने बहुत सारे जो ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पे हमने देखा है, जैसे राष्ट्रकूटा जो रूलर थे ध्रुव था, गोविंद फोर्थ थे, इन्होंने जो अपने एल्डर ब्रदर्स को हटा के पावर में आते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये तो हमको कंटिन्यू जितने भी आप किंग्स के बारे में पढ़ोगे, किंगडम्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी। जैसे आप देखिए कि जब शाहजहाँ के बाद में जब उनके बेटों के बीच में आपसी जो संघर्ष होता है तो उसके बीच में आप देखते हैं कि औरंगजेब कैसे अपने 3 भाइयों को हरा के फिर पावर के ऊपर आते हैं। तो ये तो आपको थ्रू आउट द जो जितना भी पॉलिटिक्स है, प्रेजेंट समय की पॉलिटिक्स भी आप देख लीजिए, इसके अंदर वॉर्स नहीं हुआ करती हैं, बट चाल और जो चलन है वो उसी तरीके का
हुआ करता है, किसी को हटा के ही कोई पावर को टेक ओवर करता है। तो ये सब हमको यहाँ पे देखा कि राजा की पोजीशन जो हेरिडेटरी हुआ करती थी, बट ये कहीं भी फिक्स नहीं था कि जो एल्डेस्ट सन है, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसी को राजा बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो युवराज जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता था काफ़ी बार, जो किंग के द्वारा में सबसे एल्डेस्ट सन को जो डिक्लेयर कर दिया जाता था, जैसे शाहजहाँ के द्वारा भी किसी को डिक्लेयर किया गया था, उनका नाम है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना फ्रेंड्स। शाहजहाँ के द्वारा किनको डिक्लेयर किया गया था, उनको काफ़ी पावर दी गई थी। औरंगजेब को तो इतना शाहजहाँ के द्वारा इतना प्रमोट नहीं किया गया था। एक जो काफ़ी जिनको लिबरल मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, उनका काफ़ी उनका जो मॉस्क्यू है उनकी कहाँ है, उनका जो बेसिकली उनकी जो जहाँ पे उनको दफनाया गया था उसके बारे में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा जा रहा है, उनकी जो प्रॉपर लोकेशन के बारे में। तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना शाहजहाँ के द्वारा किनको प्रमोट किया गया था। युवराज, जिनको यहाँ पे युवराज प्रमोट किया जाता था फ्रेंड्स, उनको यहाँ पे गवर्नर बना दिया जाता था, किसी भी स्टेट का गवर्नर बना देंगे। वो सीखने के लिए वहाँ पे गवर्नर बनेगा तो वो वहाँ पे सीखेगा, कुछ काम सीखेगा कि किस तरीके से आर्मी को मेंटेन करना है, किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। तो इस टाइप से वहाँ पे गवर्नर, जैसे हमने देखा कि अशोका को भी गवर्नर बनाया गया था। अशोका को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे फ्रेंड्स। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने देखा कि यंगर सन्स हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता था गवर्नर। इसके अलावा हमने देखा कि जो महिलाएँ हैं, प्रिंसेस हैं, वो भी कुछ समय तक रूल करती हैं, जिसमें हमको बेसिकली जो जानकारी मिलती है और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में मिलती है। जो अमोघ वर्ष हैं, उनकी जो बेटी होती हैं वो रायचूर दोआब को कुछ टाइम तक वहाँ पे राज करती हैं, उस टाइम पे वहाँ का जो राज कार्य है उसको देखती हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में काफ़ी लिबरल डायनेस्टी थी, महिलाएं जो अपना पर्दा है वो नहीं किया करती थी, वेल नहीं हुआ करता था। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे रायचूर दोआब में उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जाता है। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जो बेसिकली इस प्रेजेंट समय में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे संगम से रिलेटेड अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, संगम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा 2022 में, इसी ईयर अभी 22 के अंदर भी पूछा है। तो संगम से रिलेटेड क्वेश्चन ये इसी तरीके से, महिलाओं की जो पोजीशन थी वो किस तरीके से थी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो किंग है, किंगडम्स हो गए, किंग हो गए, इसके अलावा हमने राजकुमार के बारे में देखा, युवराज के बारे में देखा, जिनको युवराज डिक्लेयर कर दिया जाता था, उनको गवर्नर बनाया जाता था। अब हमको जो जानकारी मिलती है वो जानकारी ये मिलती है कि जो किंग है उसको जो एडमिनिस्ट करते थे, उसको जो एडवाइस किया करते थे, वो बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अगर हम बात करें कि अगर ये मिनिस्टर है काफ़ी पावरफुल हो जाता था तो उसको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिल जाती थी फ्रेंड्स। काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो उसको फिक्स कर दी जाती थी। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मिनिस्टर है तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे हमको अगर हम बात करें कि हमको जानकारी मिलती है गुप्ता डायनेस्टी के समय भी, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय में एक मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनको 7 से 8 जो डिपार्टमेंट हैं वो दे दिए जाते हैं। इस तरीके से वो पावरफुल होते हैं। तो ये सब जो जानकारी हैं हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पॉलिटिक्स की जो जानकारी मिलती है इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन तो ये है कि तीनों डायनेस्टीज़ जो हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंड है ऑन द जो गुप्ता की जो डायनेस्टीज़ के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो पावरफुल मिनिस्टर है उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाएंगी, बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल जाएंगी, पोर्टफोलियो मिल जाएंगे। तो किंग है जो उसको जनरली जो एडवाइस करती थी, मिनिस्ट्री है एक मिनिस्ट्री, उनके जो 10, 15, 20 जितने भी लोगों की एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी उनको एडवाइस किया करती थी। किंग के द्वारा जो ये मिनिस्टर जो हैं चूज किए जाते थे, लीडिंग फैमिलीज थे, जो हायर फैमिलीज हुआ करती थी उनके द्वारा चूज किए जाते थे। इसके अलावा जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी हुआ करती थी। पाला किंग्स के बारे में बताया जाता है, जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो रूल किया करती थी पाला डायनेस्टी, उनके बारे में बताया जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो फैमिली है, एक फैमिली है, उनके द्वारा 4 सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर्स हैं। धर्मपाल जो किंग थे उनको ट्रांसफ़र किए गए, उनको दिए गए। तो ये शो करता है कि वो कितने पावरफुल थे। सभी जो मिनिस्टर हैं वो लड़ाई के अंदर भाग लिया करते थे एक्सेप्ट द पुरोहिता, जिनका जो काम था रिलीजियस जो वर्क था, उनको बेसिकली ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसके अलावा जो रॉयल हाउस होल्ड है जिसको बोलता था अंतापुर जिसको बोला जाता था, रॉयल हाउस होल्ड के जो वर्कर्स हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। अगर लड़ाई का समय आया है, युद्ध का समय आया है, देश के ऊपर कोई संकट आया है तो वो लड़ाई किया करते थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स आर्म्ड फोर्सेज की, जो उनकी सेना है उसकी बात करें, सेना
दूसरा एक इम्पोर्टेंट है उसको मेंटेन करना, उसका एक्सपेंशन को मेंटेन करना। एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए भी सेना का होना, एक मजबूत सेना का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों एम्पायर्स के बारे में हमने देखा कि ऑल थ्री एम्पायर्स हैव द लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज इन्फेंट्री कैवलरी। अगर हम बात करें कि इन्फेंट्री एंड कैवलरी, तो प्रतिहार डायनेस्टी है उसकी कैवलरी के बारे में हमको जानकारी। अगर हम बात करें कि जो लेंथ है, जो अगर संख्या की बात करें कि क्वांटिटी इन द, अगर आर्मी के अंदर बात करें तो वहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि जो पाल डायनेस्टी है, जो पालास थे ईस्टर्न इंडिया की, उनकी जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसके अंदर जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये सब हमको जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें कैवलरी की, उनके डिफेंस फोर्सेज में जो एलिफेंट हैं वो पालाज के पास काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, जो वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा हॉर्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया से, वेस्टर्न एशिया से ये लोग बेसिकली इम्पोर्ट किया करते थे वहाँ से हॉर्सेज, और फाइनेस्ट कैवलरी हुआ करती थी यहाँ पे हमने देखा प्रतिहार डायनेस्टी के पास। अगर हम बात करें कि जो डायरेक्टली जो एरिया है उसको किंग तो रूल किया करते थे, पर कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे वेसल किंग्स हैं, जो फ्यूडलिज्म का जो स्टार्ट होता है टाइम पीरियड, तो उनके द्वारा यहाँ पे रूल दिया जाता था। तो एम्पायर के पास कुछ एरिया कंस्ट्रक्ट होते थे जिनको डायरेक्टली रूल करेगा। उसके बाद में जो कुछ एरिया हैं उनको वेसल जो चीफ्स हैं, एरिया के जो वेसल चीफ्स हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ऑटोनोमस होते हैं। फिक्स ट्राइब्यूट देंगे, सप्लाई करेंगे अपनी ट्रूप्स हैं, जब भी लड़ाई का समय आएगा तो 10,000 सेना है, 20,000 सेना है, तो इस तरीके से अपनी सेना का उनका एक कंट्रीब्यूशन कोटा होता था, उस टाइप से वो कंट्रीब्यूट किया करते थे। तो फ्रेंड्स ये सब हमको जानकारी मिलेगी। अब हम देखेंगे कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो एरिया है, अपनी डायनेस्टी का जो एम्पायर है उसको किस टाइप से डिवाइड किया हुआ था। तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली जो टेरिटरीज हैं, जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरीज हैं पाला और प्रतिहारा एम्पायर के समय में, वो डिवाइड की गई थी भुक्ति। भुक्ति बोला जाता था यहाँ पे प्रोविंस को। मंडल या वेश्या जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको बोला जाता था, मंडल के अंदर डिवाइड करते थे या भुक्ति के अंदर उनको डिवाइड किया करते थे। जो प्रोविंस है उसका एक गवर्नर हुआ करता था उपारी का, जिसको हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोला करते थे, विश्यापति उसको बोला करते थे। उपारिका के पास जो पावर हुआ करती थी कि टैक्स को कलेक्ट करना है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमको बाद में जो जानकारी मिलेगी, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी एक ऑफिसर हुआ करते थे, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। फिर इसके बाद में सामंता और भोगपति हैं जो डोमिनेट करेंगे विलेजेस को। बाद में हमको जानकारी मिलेगी जो सामंता जो वर्ड है वो ही यहाँ पे मेंटेन रह जाएगा फ्रेंड्स। सामंता जो वर्ड है वो काफ़ी मेंटेन, तो आपको पता होना चाहिए उपारिका कौन थे, जो गवर्नर हुआ करते थे इन जो डिस्ट्रिक्ट्स के, तो उनको उपारिका बोला करते थे। भुक्ति जो प्रोविंस है उसको बोला करते थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। टर्मिनोलॉजी बेस मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस 1 या 2 हर साल आ रहे हैं, किसी साल नहीं आए हैं तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो आपको उस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है उसकी अगर हम बात करें, ये हमने देखा पाला एंड प्रतिहारा के बारे में देखा कि भुक्ति है, मंडल है, इस तरीके से उपारिका है, उपारिका वहाँ का ऑफिसर है, सामंता और भोगपति जो विलेज के हेड बनेंगे। बाद में ये पोजीशन सब जब ख़त्म होने लगेंगी तो सामंत जो पोजीशन है वो एक रियल पोजीशन बन के उभरेगी बाद में। तो अगर हम बात करें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की, तो उन्होंने अपने प्रोविंस को उन्होंने भी डिवाइड कर रखा था राष्ट्र के रूप में। राष्ट्र का जो हेड होता था उसको राष्ट्रपति बोलते थे, जिसको विषय भुक्ति बोला करते थे दूसरे राज्यों में। और उपारिका है जो सेम परफॉर्म किया करता था, जो गवर्नर हुआ करता था वो सेम परफॉर्म किया करता था जैसे पाल एम्पायर में, प्रतिहार एम्पायर के अंदर उन्होंने अपने फंक्शन किए थे। अगर हम बात करें कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके नीचे जो एक यूनिट हुआ करती थी उनको पट्टाला बोला करते थे। तो उनका जो बेसिकली रोल हुआ करता था लैंड रिवेन्यू को लोअर लेवल पे कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लैंड और जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिनका ये काम था एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल लेवल पे, इनको रेंट फ्री जो लैंड है वो ग्रांट की जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेंट फ्री उनको लैंड दी जाती थी या नहीं दी जाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि इनको रेंट फ्री जो लैंड है, जो ज़मीन है वो दी जाती थी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्र जो
डिवाइड किया जाता था जिनके एम्पायर को। अगर हम बात करें राष्ट्रकूटाज के अंदर में, तो राष्ट्रपति और या गवर्नर होते हैं उसको सेम स्टेटस होता था एज ए वेसल किंग। ऐसे अगर फ्यूडलिज्म की तरह जिस टाइप से वो हेड बनते थे उस टाइप से इनको बेसिकली एक सेम स्टेटस हुआ करता था। विलेज सबसे बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की हुआ करती थी। हेडमैन जो विलेज का हुआ करता था उनको ग्राम महाजन बोला करते थे। कुछ एल्डर्स हुआ करते थे जो हेडमैन को असिस्ट करते थे, उनको जो एल्डर्स के जो हुआ करते थे गांव के, उनको ग्राम महाजन या ग्राम महात्रा बोला करते थे। लॉ एंड ऑर्डर है जो गांव के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है टाउन के अंदर में, तो एक ऑफिसर होता था कोतवाल। और ये कोतवाल जो है इसके बारे में तो आपको जब नमक का दरोगा आप रीड करोगे, अगर नमक का दरोगा है जो 500 के आसपास है, 400-500 के आसपास के टाइम पीरियड में है, तो वहाँ पे जब आप रीड करोगे तो वहाँ भी आपको जानकारी मिलेगी। कोतवाल जो है वो वहाँ पे वो वर्ड है वो अभी तक रहेगा। कोतवाल जो वर्ड है वो तो अभी तक भी रहता है फ्रेंड्स। अब जो ब्रिटिश समय तक भी हमारे जो बोलने में यूज किया जाता है। लोकल लेवल पे जो लॉ ऑफिसर होता है, हवलदार, कोतवाल, हवलदार तो बाद का वर्ड है, पर अगर हम बात करें कोतवाल की, जो कोतवाल जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो ऑफिसर होगा, जिनका काम होगा कि छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, जो कस्बे होते हैं, गाँव के जो कस्बे होते हैं वहाँ पे और आसपास के जो गाँव होते हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट जो फीचर था इस टाइम में वो देखने को मिलतेगा। हेरिडेटरी जो पोजीशन है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, तो ये वंशानुगत प्रॉब्लम बन जाए, वो वंशानुगत पोजीशन बन जाएगी। और इसकी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्राम मुक्ताज नाम का एक पोजीशन है जिनको नद ग्राम मुक्ताज, देश ग्राम मुक्ताज के रूप से जाना जाता है, जो विलेज के अंदर में रेवेन्यू का कलेक्शन का काम करेंगे। बाद में ये सेम पोजीशन नाम से या एक देशमुख नाम की जो वर्ड है वो इमर्ज आउट होगा ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर के समय में। महाराष्ट्र में आज भी जो एक वर्ड है देशमुख, तो ये आपको जानकारी मिलेगी रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड। जो लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे डेक्कन में, उनको पहले बोला जाता था देश ग्राम कुटाज, और उसके बाद में उसका नाम दे दिया गया देशमुख। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो फ्यूडलिज्म है उसका स्टार्ट होगा। फ्यूडलिज्म बेसिकली विलेज लेवल पे सेंट्रल अथॉरिटी जब जब वीक होगी, और सेंट्रल अथॉरिटी इतनी पावरफुल भी नहीं होती है, जो लोकल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑटोनोमस जो स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं, इनके पास काफ़ी पावर हो जाती है। और जब जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होगा ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये सब हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें रिलीजन की, तो उस समय में फ्रेंड्स अगर बात करें जो मैक्सिमम जो धर्म हुआ मैक्सिमम जो डायनेस्टीज़ थी वो लिबरल हुआ करती थी। लिबरल किस तरीके से हुआ करती थी? क्या तो वो भगवान शिव या विष्णु को मानते थे, क्या तो शैवाइट थे, क्या वैष्णवाइट थे। इसके अलावा वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो टीचिंग्स हैं उनको भी डोनेट किया करते थे, उनको भी प्रीच किया करते थे, उनको भी स्प्रेड के लिए डोनेट किया करते थे। ये सब हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमको जानकारी मिलती है कि जो ये जो किंग्स हैं, जो किंगडम्स हैं, इनके द्वारा हैंडसम काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो डोनेशन दिया जाता था ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट विहाराज के लिए, जैन के टेम्पल्स के लिए, इस तरीके से यहाँ पे पैट्रोनाइज किया जाता था। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के लिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है वो काफ़ी लिबरल होती है, इनको अलाउ करती है, इनके जो धर्म है उसके प्रचार के लिए अलाउ करती है। इसके बाद में एक बुक आती है फ्रेंड्स धर्मशास्त्रा। धर्मशास्त्रा वो बुक होती है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। किसी भी पुरोहित है वो गाइड करेगा किंग को बहुत सारे रिलीजियस मैटर्स में। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको जानकारी मिलती है जो किंग है उसका जो मेन जो वर्क है वो है राजधर्म का पालन करना। राजधर्म का पालन करना मीन्स कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी भी माइनर सेक्शन को सताया ना जाए, कोई उसको प्रोसिक्यूट ना किया जाए, तो इन सब का जो पालन करना। इसके लिए जो किंग है उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसको अर्थशास्त्रा से भी जानकारी मिलती है, धर्मशास्त्रा को भी फॉलो करता है। तो इस समय की यहाँ पे हमको धर्मशास्त्रा एक बेसिक बुक है जो रूल बुक हुआ करती थी, जो किंग के लिए राजधर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और राजधर्म यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी किंग के लिए। तो ये सब हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है इस चैप्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में भुक्तीज हैं, राष्ट्र हैं, राष्ट्रपतिज होंगे, उसके हेड होंगे, उपारिका के बारे में मिलती है, उपारिका जो गवर्नर हुआ करते हैं, टैक्स कलेक्शन की पावर मिलेगी, फ्यूडलिज्म के बारे में पता लगेगा कि कैसे कैसे फ्यूडलिज्म है वो इमर्ज आउट होता है। जब जब ये जो प्रोविंस के जो गवर्नर्स होते हैं ये पावरफुल बन जाएंगे और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो कमज़ोर होने लगेगी, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा इनका जो काम था, जो गवर्नर्स का जो बेसिकली जो काम हुआ करता था वो
प्रॉपर वे में ट्राइब्यूट पे करना, इसके अलावा उन ट्रूप्स को मेंटेन रखना कि जो वॉर के समय में हेल्प कर सके मेन सेंट्रल अथॉरिटी को। इसके अलावा रिलीजन में वो काफ़ी लिबरल हुआ करते थे। शिव, विष्णु, अगर हम बात करें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सभी के लिए वो प्रमोट किया करते थे, डोनेट किया करते थे। यहाँ पे हमको स्पेशल जानकारी मिलेगी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में कि वो मुस्लिम्स को उन्होंने प्रीच के लिए अलाउ किया, उनको सेटल डाउन होने के लिए अलाउ किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बेसिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो इस्टेब्लिश हुआ था गुप्ता डायनेस्टी के समय में, उसके बारे में भी हमको यहाँ पे जानकारी मिली है। उसके बारे में हमको जानकारी मिली है कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में यहाँ पे एक प्रिंसेस हैं, अमोघ वर्ष की जो बेटी हैं, वो राज करती हैं रायचूर डोआ पे कुछ समय के लिए, तो वो सब भी हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हमको यहाँ पे अगर हम देखें कि हमको जानकारी मिलती है कि जो कैवलरी है उसको किस टाइप से मेंटेन करते थे, हॉर्सेज वहाँ से इंपोर्ट किया करते थे, अरब से, वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया करते थे, आर्मी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रख रखी थी सभी लोगों ने। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है। एल्डेस्ट सन को युवराज घोषित कर देंगे, अगर युवराज घोषित किया है उसको गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, जैसे अशोका को भी गवर्नर अपॉइंट किया गया था। तो फ्रेंड्स इस सब जो तीनों डायनेस्टीज़ हैं, तीनों डायनेस्टी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कंप्लीट अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम वेल डेप्थ हमको समझने को मिलता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उन सब चीज़ों को हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम चोल डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट करेंगे कि चोल डायनेस्टी किस तरह से उभरती हैं, किस टाइप से अपना जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करती हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप इनको रीड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।